मैथ्स कालवा चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है और हम सीख रहे हैं समास। इसी कड़ी में आज हम सीखने वाले हैं 5वें नंबर का द्वंद्व समास। इससे पूर्व हम 4 समास सीख चुके हैं और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं द्वंद्व समास के सूत्र, द्वंद्व समास की परिभाषा और द्वंद्व समास के उदाहरण। और उदाहरण 20 या उदाहरण हम इसमें देखने वाले हैं, तो देखते हैं अब। तो शुरू करते हैं द्वंद्व समास की क्लास। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व समासः। सबसे पहले इसका सूत्र उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात जब समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। इसका मतलब ये है कि हमने इससे पूर्व सीखे हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का जो 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो उसके बाद हमारा द्वंद्व समास है और उसके बाद बहुव्रीहि। तो हम सीखते हैं कि जब पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास, जब हमारा उत्तर पद प्रधान हो तो हमारा तत्पुरुष रहता है। तीसरे नंबर पर आता है कि जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हमारे प्रधान हो, ऐसी स्थिति में हमारा द्वंद्व समास होता है। और अगर उन चारों समास के हिसाब से देखें तो यह तीसरे नंबर पर आता है। और इसमें एक और सूत्र है चार्थे द्वंद्वः, अर्थात च अर्थ, च जो हमारा एक अव्यय है और इस च का अर्थ होता है हिंदी में और, AND, एंड या और। तो च अर्थ और में अनेक पदों के साथ द्वंद्व समास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा समस्त पद होता है तो समस्त पद में च का लोप होता है, अर्थात च वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। समास विग्रह अगर हम करते हैं तो हमें यह पदों के पीछे दिखाई देता है। इसके बाद हम इसका अगला भाग देखते हैं द्वंद्व समास के प्रकार। तो द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। हम एक साथ अगर इसको मिक्स में पढ़ते हैं इसलिए हमें ये प्रकार दिखाई नहीं देते हैं और इसीलिए उलझन होती है, क्योंकि हमारे सामने जो समास से समास विग्रह होता है तब वहाँ टुकड़े अलग अलग तरीके से होते हैं। कभी कभी समास विग्रह से समास जो है अलग तरीके से बनता है समस्त पद, तो वहाँ पर भी हमें कन्फ्यूज़न होता है। उसका कारण होता है प्रकार का याद नहीं होना। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष। इन तीनों के बारे में हम आगे देखते हैं वीडियो में कि आखिर ये तीनों अलग अलग प्रकार क्या होते हैं। तो इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण देखते हैं। अब इसके बाद हम द्वंद्व समास का पहला भाग इतरेतर द्वंद्व समझते हैं। तो सबसे पहले इसको सीखने से पहले हम यहाँ पर इसके टुकड़े देखते हैं। इतर प्लस इतर, अगर हम यहाँ पर र हैं और इसको अगर टुकड़े करते हैं तो इतर प्लस अ प्लस ई प्लस तर। अब यहाँ पर इन अ और ई को मिलकर के संधि में इतर प्लस ए और ई मिलकर के ए बनेगा और यहाँ पर तर। इस प्रकार इतर और यहाँ पर हमारी रहेगी प्लस ए की मात्रा प्लस तर बराबर इतरेतर। अर्थात हम जो इतरेतर समास सीख रहे हैं तो यहाँ पर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है और इतर इतर का मतलब होता है अलग अलग। अगर हम इस शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं तो हमें परिभाषा भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं जब समस्त पद में प्रयुक्त पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, अर्थात इसमें जब समास विग्रह करते हैं तब दोनों पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है उभय पद प्रधान और सभी पदों का अलग अलग अर्थ भी होता है। हम पहला उदाहरण लेते हैं रामो। रामो शब्द राम शब्द की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो यहाँ पर रामः रामो रामः, तो यहाँ पर हमने रामो लिया है प्रथमा विभक्ति का। तो इसमें रामः च, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। अब हम लेते हैं रामः। रामः रामो रामा, तो ये है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर राम शब्द 3 बार आया है। और इसको लिखने के तरीके हम यहाँ पर जिस प्रकार इसमें संधि देखिए, इसी प्रकार यहाँ भी संधि होती है। विसर्ग संधि के द्वारा यहाँ पर ये आधा स लगा हुआ है और आधे स को अगर हम हटाते हैं तो इसकी जगह हमें विसर्ग लगाना है, क्योंकि ये स का नियम है। यहाँ पर तीनों स आपके आधा स, ये और ये, इन तीनों को हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था कि इनको हटाते हैं तब यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह आता है। तो हम इसके टुकड़े इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं राम लक्ष्मण हो, ये भी द्विवचन है, तो यहाँ पर रामश्च लक्ष्मणश्च। अब अगर हमारे सामने स्थिति ये आ जाए कि समास विग्रह दिया हुआ है और हमें समास करना है, तब ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर रामश्च में से ये श और च गायब करना है, या फिर इसका ये भी हो सकता है कि हमारे सामने ये जो है समास विग्रह इस प्रकार आए, रामः च लक्ष्मणः च, तब हमें यहाँ पर विसर्ग को हटाना है। तो यहाँ पर विसर्ग रहेगा ये और च का लोप होता है, विसर्ग रहेगा और च का लोप होता है, या फिर स च को हमें हटाना है। तो हमारे पास बचेगा मूल शब्द राम और मूल शब्द लक्ष्मण। अब हमें इनकी क्वांटिटी गिनना है कि ये कितने हैं। तो यहाँ पर 1 और 2, ये 2 पद हैं, तो हमें इनको द्विवचन में ले जाना है। अगर इनकी संख्या 1, 2 और 3 यानी कि 3 या 3 से अधिक हो, तब हमें इसको समासिक पद में बहुवचन के रूप में लिखना है। तो चूंकि यहाँ क्वांटिटी 2 थी इसलिए हमने द्विवचन लगाया। यहाँ पर आप क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर इनको बहुवचन में लिखा गया है। यहाँ भी आप क्वांटिटी देखेंगे तो 3 है, इसलिए यहाँ पर इनका बहुवचन का प्रयोग। के बाद हम सीखते हैं द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास के कुछ और उदाहरण। 5 उदाहरण हमने देख लिए। छठा उदाहरण हमारा है हरि हरो। यहाँ पर हरिश्च, हरश्च और ए की क्वांटिटी ये संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ग्रीष्म वसंतो, यहाँ पर भी ये 2 हैं, इसलिए यहाँ पर भी इनका द्विवचन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं द्वादशः। यहाँ पर इस समास को देखने पर हमें लगता है कि यह हमारा द्विगु समास होगा, परंतु द्विगु और द्वंद्व में क्या अंतर होता है वो हम थोड़ा सा सीख लें। तो यहाँ पर हमारा अगर द्विगु समास होता है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है 2 से लगाकर 10 तक। प्रथम पद हमारा 2 से 10 तक हो, उत्तर पद हमारा संख्या होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आपको प्रथम पद भी संख्या है और उत्तर पद भी संख्या है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके 10 अगर हम लेते हैं तो 10 से लगाकर 90 तक या और आगे 100 और इस प्रकार की शून्यान्त संख्या होती है, जिसमें हम द्विगु समास का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रहेगा द्विगु समास। अब हम करते हैं द्वंद्व समास की बात। इसमें अगर संख्या है तो हमें कैसे पता चला है, तो यहाँ पर हमारे पास 11 से लगाकर 99 और शून्यान्त रहित अर्थात शून्यान्त वाली संख्याएं हमने द्विगु समास में ली हैं, इसलिए यहाँ पर शून्यान्त रहित संख्या आने पर द्वंद्व समास होगा, बाकी सभी जगह द्विगु समास होगा। यहाँ पर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये हमारे द्विगु में आएंगे, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इधर आएगा, फिर 21, 22 से लगाकर इस प्रकार क्रम हमारा चलेगा। तब यहाँ पर द्वादश हैं तो हम इसके टुकड़े करते हैं तो 2 च 10 मतलब 10 और 2 12। 12 हमारे 11 और 12 शून्यान्त यानी कि शून्यान्त रहित हैं, तो ये हमारे द्वंद्व समास में आएंगे। इसी प्रकार 9 10, 9 च 10 च, अष्टविंशति, अष्टो च विंशति, तो अष्टविंशति 28। तो इस प्रकार संख्याएं लिख देते हैं। यहाँ पर द्वंद्व समास के उदाहरण आपने देखे हैं 9 10 19 और अष्टविंशति 28। इस प्रकार की संख्याएं जो शून्यान्त रहित हो वो हमारी इतरेतर द्वंद्व समास में आती हैं। इसके बाद हम द्वंद्व समास का समाहार द्वंद्व समास इसका दूसरा भाग ये सीखते हैं। जब सामासिक पद में अनेक पदों के होने से एक समुदाय का बोध होता है, साथ ही इसमें जो सामासिक पद होता है वो
नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ये इसकी परिभाषा है। अब हम उदाहरण देखते हैं। पाणी पादनम, यहाँ पर पाणी च पादो च, यानी कि इन दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जो है अर्थ हमारा एक समुदाय का बोध करवाता है, अर्थात हाथ और पैर। अब यहाँ पर ये दोनों दो दो हैं, इसलिए यहाँ पर इधर अगर हम देखते हैं तो सामासिक पद का तो उन्होंने बोला है कि नपुंसकलिंग एक वचन में होगा, इसलिए सारे यहाँ पर नपुंसकलिंग एक वचन में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ समास विग्रह की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पाणी अर्थात हमारे शरीर में हाथों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर इस और पैर की संख्या भी 2, इसलिए यहाँ पर उन्होंने द्विवचन का प्रयोग किया है। तो यहाँ जो पाणी शब्द है इसका मूल शब्द है, और मूल शब्द को जब द्विवचन में ले जाएंगे तो मात्रा हमारी चेंज हो जाएगी, ये छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में बदलेगी। इसके बाद रथाश्वम, रथाश्च अश्वाश्च, रथ और घोड़ा। अहर्निशम, तो अह च निशा च, यहाँ पर ये दिन है और ये रात है, तो दिन पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, और रात यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इसके बाद पुत्र पौत्रम, तो पुत्रश्च पौत्रश्च। अहिनकुलम, तो अहिश्च नकुलश्च, इसका मतलब होता है कठिन शब्द है सांप और नेवला। काकोलुकम, तो यहाँ पर काकश्च उलुकश्च, ये सरल शब्द है, तो आप कौवा और उल्लू के बारे में इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो दो दो लिए हैं, इसी में ये और 3 शब्द का भी आ सकता है, जैसे आहार, निद्रा, भयम। तो इस प्रकार के समास भी हमारे समाहार द्वंद्व में ही रहते हैं, और इसके टुकड़े भी इसी प्रकार समास विग्रह होते हैं। आहारश्च, दूसरा जो हमारा टुकड़ा है निद्रा वाला, तो निद्राश्च, और अगला हमारा है भयम, तो यहाँ पर रहेगा भयश्च। इस प्रकार अगर इसके 3 पद भी आते हैं तो उनके टुकड़े भी हम आसानी से इसी प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखते हैं द्वंद्व समास का तीसरा प्रकार, एक सेंस द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले, जब 2 या 2 से अधिक पदों में समास होने पर केवल एक ही पद शेष रहता है और दोनों पदों का बोध कराता है, इसमें सामासिक पद अधिकांश जो है द्विवचन में रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये सामासिक पद हैं और ये हमारा समास विग्रह। हम अगर इन सामासिक पदों को देखते हैं तो हमारे सामने सब एक एक पद लिखे हुए हैं, और यही यहाँ बताया कि एक ही पद शेष रहता है। अब एक पद शेष रहता है लेकिन दोनों पदों का बोध कराता है। अब यहाँ पर जो 2 चीजें हैं, माता च पिता च, इस वाली लाइन को हम पिता च माता च के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस शब्द के अंदर जो पेरेंट्स छुपे हुए हैं वो दोनों यहाँ पर बाहर निकल के आ रहे हैं, फादर एंड मदर। अब हम देखते हैं रामो, तो यहाँ जो रामो है तो रामः रामो रामः, इसमें राम प्रथमा विभक्ति एक वचन और उसका ये द्विवचन है, तो उसमें यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति है वो 2 राम यहाँ पर इस एक पद में छुपे हैं, इसलिए एक सेंस समास हुआ। इसके बाद हंसो, तो हंसः च हंसी च, हंस और हंसी इन दोनों का जोड़ा जो है यहाँ पर लिखा हुआ। भ्रातरो भ्राता च भगिनी च, भाई और बहन दोनों इस एक ही वर्ड में छुपे हुए हैं सामासिक। मयूरो मयूरः च मयूरी च। इसके बाद यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात ये है कि यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द हैं वो आप देख रहे होंगे कि सभी समास विग्रह में पहले आ रहा है, और उसके बाद में दूसरा शब्द हमारा आता है स्त्रीलिंग शब्द जो इसमें पीछे आ रहा है। हंसा च हंसी च, तो ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। लेकिन हमें जब सामासिक पद करते हैं और वहाँ पर जब एक सेंस बचता है तब हम आप ध्यान से देखेंगे तो वो सदैव ज़्यादातर द्विवचन तो ले रहे हैं लेकिन वो पुल्लिंग शब्द ही हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये आप याद रखें कि इस प्रकार आए या इस प्रकार, जैसे पिता च माता च, तो सेंस हमारा माता बनाया तो मात्रो ना लिख करके यहाँ पर पितरो लिखें, ये इसलिए हमने इसको एक्सचेंज करके दिखाया है। आगे आप सभी को देख सकते हैं।